Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be doing the next part of chapter number 6 of ACCA F8 and the name of the chapter was planning. So next part जो हमें करना है guys that is NOCLAR. NOCLAR की full form है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वी विल बी स्टडिंग इज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ शुड अ प्रोफेशनल जैसे कि हम ACCA शुड रिएक्ट अगर हमें पता चले कि हमारा या तो क्लाइंट या फिर हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी इलीगल एक्ट कर रहा है. जैसे यू आर वर्किंग इन अ कंपनी दैट्स नॉट अ ACCA फर्म, तुम वैसे किसी कंपनी में आज ACCA काम कर रहे हो और तुम्हें पता चला कि तुम्हारी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो कुछ इलीगल एक्ट्स कर रहा है, तो हाउ विल यू रिएक्ट. So ethical standard responding to non-compliance with laws and regulations, that is NOCLAR, provides guidance on how accountants as to the actions that should be taken if they become aware of any illegal act committed by client or the employer. तो यहाँ पे जो ये वाला पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज सेइंग कि अब यहाँ पे एक क्लैश हो रहा था. क्लैश क्या, तुमने सोचा होगा, शायद नहीं सोचा होगा. NOCLAR का मैंने क्या बताया, मतलब कि NOCLAR के बारे में कि अकाउंटेंट्स के पास क्या एक्शन है जो वो ले सकते हैं अगर उनको पता चला कि उनका क्लाइंट या एम्प्लॉयर कोई भी इलीगल एक्ट कर रहा है. ठीक है, देन इन व्हाट थिंग्स दैट दे कैन डू. अब इस केस में एक छोटी सी चीज़ क्या होगी, जो एक क्लैश होगा वो ये होगा कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, याद है. कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज क्या होता है? इट सेज कि क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी बाहर वाले को नहीं दे सकते अनटिल अनलेस लॉ प्रोवाइड कर रहा है या फिर आपके पास क्लाइंट से उस चीज़ का अप्रूवल है. ठीक है, और अगर NOCLAR, अगर हमें लगता है हमारा क्लाइंट इलीगल एक्ट कर रहा है तो ऐसा तो लॉ में नहीं लिखा हुआ एग्जैक्टली अभी कि हमें वो चीज़ बाहर लीक करनी है. ठीक है, अब हुआ क्या, बहुत सारे ACCAs ने जब ये काम करना शुरू किया, उनको पता लगा कि कंपनीज में कुछ भी गलत हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बाहर देनी शुरू कर दी. तो ACCA के अगेंस्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए कंपनीज ने कि हाउ कैन यू डिस्क्लोज कंपनीज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड. ऑब्वियसली ही इज़ रॉन्ग, क्योंकि लॉ में भी कहीं नहीं लिखा हुआ और ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको अगर बाहर किसी को भी देना है तो ACCA को उन कंपनी से रिटर्न परमिशन चाहिए, और अगर कंपनी कोई लीगल एक्ट कर रही है तो ऑफकोर्स इस चीज़ को बाहर नहीं आने देगी. तो काफ़ी क्लैशेस होने लगे. इस वजह से क्या हुआ, ऑडिटर्स वर रिजाइनिंग फ्रॉम क्लाइंट्स रिलेशनशिप विदाउट NOCLAR इश्यूज बीइंग अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड. इस वजह से प्रॉब्लम ये आने लगी कि बहुत सारे ACCAs थे, उन्होंने फर्म छोड़ दी, काम छोड़ दिया कि यार ऐसी जगहों पे कल को फ्रॉड होगा, हम फंस जाएंगे, हम काम नहीं करते, ठीक है कंपनी करती रहे. और NOCLAR का कोई भी ऐसा उन्होंने इशू NOCLAR के बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं करा. हालांकि यहाँ पे क्या क्या है NOCLAR का डिटेल वो कहीं कुछ नहीं है, तो उसके बारे में हम आगे नहीं पढ़ेंगे. NOCLAR का सिर्फ तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे को इसका मतलब पता होना चाहिए. तो NOCLAR sets out responsibilities in relation to responding to identify and suspected non-compliance, communicating identified and suspected non-compliance with other auditors, डॉक्यूमेंटिंग आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस. दैट्स इट. इसमें सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया NOCLAR में कि लॉ में लिखा है हमें इसको बताना है उसको बताना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा. तो वी विल स्टिक टू व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द मटेरियल. The aim is to generate an earlier response by management or those charged with governance and timelier intervention from public authorities on reports of potential non-CLAR, thereby mitigating adverse consequence for stakeholders and the general public. मतलब जो एम है NOCLAR का वो सिर्फ ये है कि अगर कंपनी में कुछ भी फ्रॉड या कुछ भी इश्यूज या कुछ भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, इलीगल एक्ट हो रहा है, उसके बारे में जो ACCAs हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो पहले ही इन्फॉर्म कर दें ताकि जनरल पब्लिक और जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर इशू ना आए, उनको प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि कल को अगर इलीगल एक्ट की वजह से कंपनी फंसी तो जनरल पब्लिक का भी पैसा डूबेगा और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी भी पैसा डूब जाएगा और उनका एक तरह से कंपनी का नाम भी बदनाम होगा, उनका भी नाम बदनाम होगा कि यू वर द स्टेक होल्डर ऑफ दैट कंपनी. तो जस्ट टू सेफगार्ड द पब्लिक, जनरल पब्लिक एंड स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, इसीलिए NOCLAR का क्लॉज बना है.
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि हमें पहले किसको बताना है, बाद में किसको बताना है, क्या टाइम है, नथिंग। जस्ट हमें ये बताया हुआ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो क्लार्क, कि कोई भी लीगल एक्ट हो तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ के बारे में इस चीज़ के बारे में पब्लिक और स्टेक होल्डर दोनों को इन्फॉर्म करें। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गाइस, क्वालिटी कंट्रोल। सो जो एक क्वालिटी कंट्रोल है, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, दैट इज 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसका मेन मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? अभी तक तुमने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए, क्लाइंट से क्या रिएक्ट करना है, क्लाइंट से कैसे ट्रीट करना है, मैनेजमेंट, ये सब कुछ। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि जो एक ACCA फर्म होती है, उस फर्म को अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है ताकि उसके ऑडिट्स की वैल्यू रहे, लोगों का उस पर ट्रस्ट बना रहे, प्रोफेशन पे ट्रस्ट बना रहे। तो क्वालिटी कंट्रोल मीन्स जो ACCA फर्म है, इस फर्म को, ACCA फर्म को क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल रखना है। दिस क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी। ये कंपनी का नहीं है कि कंपनी का जो क्वालिटी है क्वालिटी कंट्रोल है, इट्स रिलेटेड टू ऑडिट क्वालिटी ऑडिटर। So this requires the firm to establish a system of quality control to ensure that the firm यानी ACCA firm complies with professional standards and issue reports that are appropriate in these circumstances। मतलब कि तुम्हारी जो फर्म है, तुम्हारी अपनी फर्म में भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स हों, कि तुम जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी ऑडिट करने एक क्लाइंट के पास 4 लोगों को भेजते हो, तो एक उसमें सीनियर होना चाहिए, उसके बाद एक पर्सन एक्सपर्टाइज होना चाहिए उस फील्ड का, 2 पर्सन जो है दैट शुड ऑल्सो बी ACCA, चाहे वो फ्रेश हो चाहे जो भी हो, एक दूसरा ग्रेजुएट बंदा रख लो जो नॉर्मल चेकिंग वगैरह कर ले। सो ऐसे अगर ऑडिट होगा तो क्वालिटी ऑडिट की अच्छी रहेगी। लेकिन अगर मैंने बोला 4 लड़कों को ACCA हैं, नए नए ACCA बने, कि ठीक है जाओ और ऑडिट करके आओ, तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी सफ़र करेगी वहाँ पे। तो जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज़ क्वालिटी कंट्रोल। जो हम ऑडिट्स कर रहे हैं उनका रिव्यू प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ऑफिस में कितने जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड जो CA के एथिक्स होते हैं वो फॉलो, ACCA के एथिक्स सॉरी, वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, दोज कम्स इन क्वालिटी कंट्रोल। सो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड बी इस्टेब्लिश विच एड्रेस, क्या क्या होना चाहिए पॉलिसी प्रोसीजर में, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, कि एक फर्म में एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। 1 पर्सन शुड बी द लीडर ऑफ अ फर्म, जो फर्म में हर चीज़ गाइड करे। ठीक है, हर एक बंदा लीडर बन नहीं सकता, हर बंदा लीडर बनेगा तो फर्म में क्लासेस होंगे, तो देयर शुड बी 1 लीडर एंड दूसरे उसको फॉलो करने चाहिए। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कि सारी ACCA फर्म्स जितनी भी उनकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी प्रॉपरली फुलफिल कर रही हैं। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, कि अगर हम कोई भी क्लाइंट से कुछ भी काम अगर हम क्लाइंट का कर रहे हैं तो उसके लिए हम हमेशा एक एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे, क्लाइंट से रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन रखेंगे, क्लाइंट को कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी कंपनी में, हमारी ACCA फर्म में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे दो शुड बी क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि ऐसे एक लड़के को रख दिया और उसको काम धाम आता नहीं करना और उससे काम करा रहे हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कोई भी हम ऑडिट करते हैं उसको प्रॉपरली स्टेप वाइज अच्छे से परफॉर्म करना है, कुछ भी कमी नहीं करनी, आधा अधूरा नहीं छोड़ना। मॉनिटरिंग, जो भी ACCA फर्म में काम हो रहा है उस काम को सारे मॉनिटर कर सके, और एक जैसे लीडर है वैसे एक पर्सन होना चाहिए हु शुड मॉनिटर कि कोई भी काम हमारी फर्म में गलत नहीं कर रहा, कि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, सारे जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी हैं, जितने भी ऑडिट्स हो रहे हैं उन सब में ये चीज़ देखी जा रही है, जो भी टैक्स की रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स की वो देखी जा रही है, GST उस कंट्री का सेल्स टैक्स है वो प्रॉपरली मैच किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, प्रॉपर ऑडिट का स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं जा रहा, दीज ऑल कम्स इन मॉनिटरिंग। ठीक है, सो ये है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ ACCA फर्म या इन अ ACCA फर्म। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो ये सब्जेक्ट है फॉर F8 जो हमारा स्किल लेवल है, दिस रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। हमें सिर्फ इसमें से ये और ये सिर्फ ये 3 करने हैं, इन तीनों को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना कि इनमें क्या होता है। वी विल स्टडी ओनली रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद
रेलिगेंट रेलिगेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सो एथिकल कोड में सबसे पहली चीज़ जो हमें बोली जा रही है वो ये है, हमें तुम्हें इनफैक्ट याद होगा, मुझे तो नहीं याद क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पुरानी वीडियोस का सब कुछ भूल चुका हूँ। ठीक है, तो रेलिवेंट हमने एक चैप्टर पढ़ा था एथिकल कोड, एथिक्स हमने पढ़ा था ना, एथिक्स एक चैप्टर एथिकल कोड, उसमें हमने क्लॉज पढ़ा था इंडिपेंडेंस। याद है इंडिपेंडेंस का हमने क्लॉज पढ़ा था। वो क्लॉज क्या था? उस क्लॉज का मतलब था कि जो ऑडिटर है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, उसका क्लाइंट से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी तरीके का। वो चीज़ हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, वो ही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं दैट द फर्म शुड एंश्योर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ACCA कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट कवर्ड इन चैप्टर नंबर 4. The engagement partner must identify circumstances which threaten independence. उसको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी circumstances आ रही हैं जहाँ पे उसकी independence खत्म हो रही है. Determine whether they create a threat to independence, कि कहीं उसकी वजह से independence पे threat ना आ जाए. Take appropriate action to eliminate the threat and reduce them to the acceptable level. कि अगर हमारा इंडिपेंडेंस के क्लॉज की वजह से, जैसे हमारी जो फर्म में कुछ 5 एम्प्लॉयज़ थे जिसमें से ये 3 उस एंगेजमेंट पे जाने वाले थे, उसमें से जो ये पर्सन है इसका उस फर्म के साथ कोई भी इंडिपेंडेंस की वजह से क्लॉज का इशू आ सकता है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या है, दूसरा डिटरमाइन कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेंसीज हो सकते हैं, और उसके बाद हमें इसके अगेंस्ट एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है सो दैट ऐसा ना हो, सो दैट हमारा जो ऑडिट है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटी, ये भी क्वालिटी में कहा माना जाता है कि हम ऑडिट क्वालिटी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस यानी ऑडिट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कंप्राइजेस डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट। हम जब कोई भी ऑडिट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक डायरेक्शन सेट करनी है सबकी कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या हमारे टारगेट्स हैं। सुपरविजन, जो भी काम चल रहा है उसके लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए हु विल सुपरवाइज एवरीथिंग। एंड लास्ट में रिव्यू, कि जब हमने ऑडिट कर लिया उसको पूरे को रिव्यू करना कि ऑडिट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो मैं याद है काफ़ी बार होता था कि एक एक्सटर्नल रिव्यू, काफ़ी बार होता था कि हम एक्सटर्नल रिव्यूअर से चेक कराते थे बहुत सारी सिचुएशंस में, वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। सो डायरेक्शन में क्या आता है? डायरेक्शन इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग टीम मेंबर्स ऑफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे ऑडिट का, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और हमारा बिजनेस में रिस्क क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है वाइल डूइंग दी ऑडिट, और अप्रोच टू एंगेजमेंट। ये नीचे लिखे हुए हैं, मैंने साथ ही लिख दिया, तुम मत लिखना, नीचे लिखे हुए हैं। सो डायरेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? बेसिकली अपने टीम मेंबर्स को बताना उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, नेचर क्या है बिजनेस का हमारे, वो भी उनको पता होना चाहिए, उसके बारे में उनको बताना, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे इस ऑडिट में, जैसे इंडिपेंडेंस का हो गया, लाइक दैट। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं वाइल डूइंग दी ऑडिट, जैसे कंपनी के बहुत सारा डेटा है, बहुत अलग अलग जगहों पे है और हमारे बंदे कम है, तो दिस इज़ लाइक अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, दैट इज़ लाइक अप्रोच टू एंगेजमेंट, कि हमें किस तरह से लेके चलना है, दैट इज़ गिविंग डायरेक्शन टू दी मेंबर्स। ये 3 चीज़ें मैंने तुम्हें ऊपर ही बता दी थी। देन आता है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज, सुपरवाइज मतलब कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है उसके ऊपर एक बंदा बैठ के इसको देख रहा है, इसको सुपरवाइज कर रहा है, इसको जज कर रहा है और इसकी गलतियां ठीक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट टू एंश्योर टाइम टेबल कैन बी मेट, कि हम जब ऑडिट कर रहे हैं हमने ऑडिट पे एक सुपरविजन रखा हुआ है, बंदे की जगह ऑडिट पे सुपरविजन रखा हुआ है, कि ऑडिट हमने सोचा था कि जैसे 30 डेज़ के अंदर हो जाएगा, 15 डेज़ हो चुके हैं, तो क्या हमने 50% या 60% मार्क कवर करा है या नहीं, लाइक दैट, वो सुपरविजन। कंसिडरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम, कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम मतलब कि जो हमारी टीम है, जितने भी ACCAs उस क्लाइंट पे बैठ के हमारे काम कर रहे हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाने के बाद 1-2 CAs जो है ACCAs पता चला कि ये उनको समझ ही नहीं आया काम क्या हो रहा है, ये बस जाते हैं वहाँ पे बैठ के आ जाते हैं, ये चीज़ भी चेक करनी। एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग एंड मॉडिफाइंग द प्लान अप्रोच अकॉर्डिंगली, कि अगर कोई बीच में कुछ सिग्निफिकेंट मैटर आया है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को मॉडिफाई करना, जो हमने स्टार्टिंग में डायरेक्शन बनाई थी, प्लान्स बनाए थे, तो
तो अगर हमारे ऑडिट के बीच में कुछ भी चेंजेस आए तो उसको मॉडिफाई करना। आइडेंटिफाइंग मैटर्स फॉर कंसल्टेशन मे बी रिक्वायर्ड वेयर फर्म लैक्स अप्रोप्रिएट इंटरनल एक्सपर्टीज। मतलब हम ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट करते हुए हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंडिया, अगर एक डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का दैट इज इन अ स्पेनिश लैंग्वेज, ये पूरा स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो स्पेनिश लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट या इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मुझे फिर भी ये डॉक्यूमेंट पूरा डिटेल में समझ नहीं आएगा कि क्या इसका पर्पस है। तो आई माइट नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अ एक्सपर्ट, फ्रॉम अ एक्सटर्नल पर्सन। उस चीज़ के लिए वो इट्स कवर्ड इन सुपरविजन, कि हम देखेंगे कि क्या हमें किसी एक्सटर्नल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। या फॉर एग्जांपल हमारी छोटी ACCA फर्म थी, हमें जैसे हर बार मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्री। तो हमें सिर्फ फास्ट फूड खाने का शौक है, लेकिन फास्ट फूड इंडस्ट्री में क्या होता है उसका कोई शौक नहीं है, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं है। हम 3 ACCAs बने थे, हम तीनों ने सोचा कि चलो हमें एक ऑडिट मिला है, हम ये ऑडिट कर लेते हैं, गए। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, फूड प्रोसेसिंग, उनके जो सिस्टम है, उनका इन्वेंट्री सिस्टम है, कैसे चेकिंग, हम इतनी डिटेल हमने आज तक करी नहीं, हमें समझ ही नहीं आया। तो क्या करेंगे, ऑडिट भी करना है पूरा कंप्लीट, ऑडिट भी बीच में नहीं छोड़ सकते, नाम खराब हो जाएगा, अभी तो काम शुरू किया। तो हमने क्या किया, वी माइट नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अ एक्सपर्ट आउटसाइडर कंसल्टेंट, जो हमें गाइड करे, चाहे वो ठीक है ऑब्वियसली पैसे लेगा वो, बट वो हमें गाइड कर देगा कि अगर फास्ट फूड इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में तुम इस वे से चल सकते हो, ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। दिस इज सुपरविजन। इसके बाद आता है हमारा रिव्यू। सो रिव्यू क्या होता है, दी वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कि जो हमने काम किया था उसमें सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे वो फॉलो किए हैं। अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट्स हैव टू बी टेकन प्लेस, कंसल्टेंट्स लेनी थी तो हमने ले ली वो कंसल्टेशंस। वर्क परफॉर्म सपोर्ट कंक्लूजन्स रीच्ड, मतलब जो भी हमने काम किया है उससे कोई कंक्लूजन आया है, एविडेंसेस मिले हैं, वी कैन से समथिंग। एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट द ऑडिटर्स रिपोर्ट, किस जितने भी हमारे को एविडेंस मिले हैं, कल को हमारे पे कोई क्वेश्चन करे तो हम ऑडिटर रिपोर्ट में कि आपने ये लिखा हुआ है, वी कैन प्रोवाइड हिम और हर दी एविडेंसेस, इतने एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट हैज़ बीन अचीव्ड, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था एंगेजमेंट का वो अचीव होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारी होती हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, और यू कैन से एंगेजमेंट और लाइक ऑडिट परफॉर्मेंस। हम सिर्फ अभी ऑडिट कर रहे हैं, इसीलिए एंगेजमेंट कैन ऑल्सो नॉट बीन ऑडिट, एंगेजमेंट बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। ACCS के पास सिर्फ ऑडिट का काम नहीं होता, एंगेजमेंट कैन बी फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए ये क्रक्स है उसका, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी EQCR विच इज रिटन हेयर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। सो गाइस, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, ये बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी हमारी लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं एंड अदर हाई रिस्क क्लाइंट्स, उनके लिए हमें एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना पड़ता है। एंगेजमेंट करने से पहले, मतलब उनका काम पकड़ने से पहले, काम के साथ साथ और काम के बाद भी, ठीक है। ये EQCR सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर हाई रिस्क क्लाइंट्स के लिए होता है। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज प्री इशुएंस रिव्यू और हॉट रिव्यू। इसको हॉट रिव्यू भी बोला जाता है। क्यों हॉट रिव्यू? इन द सेंस यू कैन से हॉट, मतलब यू कैन लिंक इट विद high risk clients. So high risk clients include those which are in public interest, those with unusual circumstances and risk, and those where laws and regulations require an EQCR, कि laws and regulation में भी लिखा हुआ है कि आपको engagement quality control review कराना है। So an engagement quality control review includes, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द एंगेजमेंट पार्टनर, कि जो भी, अब एंगेजमेंट पार्टनर मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारा ऑडिट टीम होती है उसमें एक पार्टनर होता है, पार्टनर के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं और हो सकता है इनके अंडर भी कुछ एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन हर ऑडिट का एक एंगेजमेंट पार्टनर ज़रूर होता है। क्यों होता है एंगेजमेंट पार्टनर? क्योंकि सारी साइनिंग ऑफ जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो ये एंगेजमेंट पार्टनर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सो जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर हैं वो एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस करने हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रपोज्ड ऑडिटर रिपोर्ट, कि जो ऑडिटर रिपोर्ट है उसकी
उसको रिव्यू कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड कंक्लूजन रीच। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने मिल के हमारी ACCA फर्म ने एक ऑडिट कर दिया। इस ऑडिट को एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक पर्सन या उसकी 2-3 टीम इसका ऑडिट करेगी, इस काम को रिव्यू करेगी कि जो इस एंगेजमेंट टीम ने पूरा काम किया था वो सही किया था कि नहीं किया था। तो रिव्यू सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि इन्होंने जिस बेस पे ऑडिट किया था उन चीज़ों की में से कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को चेक करना, सबको नहीं चेक करना, ठीक है। दिस इंक्लूड सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, के रिस्क क्या थे, उस पर इनका क्या रिस्पॉन्स था, उनको चेक करो। जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, कि हो सकता है इन्होंने, जैसे कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ एक चीज़ बंदा बोलता है सही है, लॉ बोलता है गलत है, तो उसके अगेंस्ट जब वो केस करते हैं तो केस का क्या फैसला है, अगर केस ने फैसला पर्सन के हक में किया कि ही इज़ राइट, लॉ इज़ रॉन्ग, या कोर्ट इज़ रॉन्ग, या कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे केस स्टडीज़ को पढ़ना भी हम डिटेल में नहीं करेंगे उसके बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स जो थी इन्होंने जो दिखाई थी वो कितनी अनकरेक्ट है। Matters to be communicated to the management and those charged with governance where applicable and other parties such as regulatory bodies, कि जो भी इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि ये मैटर हमें डिस्कस करना है, उसका रिव्यू करना। लास्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन रीच इन फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन, कि ये फिर अपना ओपिनियन देते हैं इवैल्यूएट करने के बाद कि हमारा जो ऑडिट था, जो इन्होंने ऑडिट किया वो ठीक किया है कि नहीं किया। फॉर लिस्टेड एंटिटीज ऑडिट द EQR शुड ऑल्सो कंसिडर, वो तो था, ये था हाई रिस्क के लिए, दिस इज फॉर हाई रिस्क। लिस्टेड एंटिटीज के लिए इंडिपेंडेंस भी चेक करनी है, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन वॉज टेकन प्लेस ऑन contentious matters and difference of opinions, whether documentation reflects the work performed in relation to significant judgments. Eligible criteria. So eligibility criteria क्या होता है? The engagement quality control reviewer, कि जो engagement quality control reviewer होता है, he should be या he she should be should have technical qualification to perform the role, include necessary experience and authority, should be objective. To be objective, the reviewer should not be selected by the engagement partner and should not participate in the engagement. कि he should be objective, कि वो basically objective या independence बोल सकते हो, कि अगर मान लो फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, लेट्स से देयर आर 4 पार्टनर्स, इस पार्टनर की टीम ने ऑडिट करा और ये दोनों पार्टनर्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस पार्टनर ने बोला कि मेरा जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है वो ये करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इट शुड नॉट बी बायस, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, कि सिलेक्टिव ना हो, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, कि इट शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय दिस पर्सन, कोई भी पर्सन कर सकता है। एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर may also be referred to as an independent review partner. वैसे मैंने बताया था कि इसको हम इंडिपेंडेंट रिव्यू पार्टनर भी बोल सकते हैं, कि इंडिपेंडेंटली वो इसने जो ऑडिट करा है उसका रिव्यू करता है।